मई 2020 पूरा देश लॉकडाउन में बंद था। सड़कें सुनसान, शहर खामोश। लेकिन तेलंगाना के वरंगल के कोरेकुंटा गांव में एक पुराने कुएं के अंदर एक ऐसी दहशत सांस ले रही थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 21 मई को उस कुएं से 4 लाशें निकलती हैं। एक ही परिवार के 4 लोग। पहली नज़र में मीडिया और पुलिस को लगा कि ये लॉकडाउन की मजबूरी और गरीबी से तंग आकर किया गया एक मास सुसाइड है। एक ऐसी कहानी जो उस वक्त के माहौल में बिल्कुल फिट बैठती थी। लेकिन अगले ही दिन 22 मई को जब उसी कुएं से 5 और लाशें निकली गई तो सबके होश उड़ गए। 1, 2 या 3 नहीं, पूरी 9 लाशें। अब ये मामला सुसाइड का नहीं लग रहा था, ये एक ब्रूटल कोल्ड ब्लडेड मास मर्डर था। एक ऐसी साजिश जिसका सच उस कुएं के पानी से भी ज़्यादा गहरा और काला था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पिनी टेल्स, जहाँ हर कहानी के पहिए घूमते हैं एक ऐसे सच की तरफ जो आपको हिला कर रख देंगे। आज हम खोलेंगे वरंगल वेल मर्डर्स की फाइल। एक ऐसी कहानी जहां एक कत्ल को छुपाने के लिए एक शैतान ने 9 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। इस कहानी के सेंटर में है मकसूद आलम का परिवार। एक आम सा परिवार जिसके सपने भी उतने ही आम थे जितने आपके या मेरे। 50 साल के मकसूद लगभग 20 साल पहले बेहतर ज़िंदगी की तलाश में वेस्ट बंगाल से वरंगल आकर बस गए थे। यहाँ एक गनी बैग यानी बोरी बनाने की फैक्ट्री में काम करके वो अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। उनकी 45 साल की पत्नी निशा आलम घर की नींव थी। उनके 2 जवान बेटे थे, 21 साल का शहबाज और 18 साल का सोहेल। दोनों इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा कर रहे थे। उनके कंधों पर परिवार के आने वाले कल की उम्मीद थी। एक 22 साल की बेटी भी थी, बुशरा, जिसका हाल ही में डिवोर्स हुआ था और वो अपने 3 साल के मासूम बेटे शोहिब के साथ अपने माँ बाप के पास ही रह रही थी। कोविड-19 लॉकडाउन ने उनकी ज़िंदगी और भी मुश्किल बना दी थी। काम बंद हो चुका था और फैक्ट्री के मालिक ने रहम करके उन्हें फैक्ट्री कंपाउंड में एक ही कमरे में रहने की जगह दे दी थी। एक छोटा सा कमरा जिसमें एक पूरा परिवार अपनी उम्मीदें और परेशानियों के साथ रह रहा था। लेकिन उस रात मकसूद के परिवार के अलावा 3 और भी लोग उस दावत में शामिल थे। 3 और बेगुनाह जो गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद थे। उनमें से 2 थे 21 साल का श्रीराम और 22 साल का श्याम। ये दोनों भी बिहार से आए माइग्रेंट्स वर्कर थे जो उस फैक्ट्री कंपाउंड में रहते और काम करते थे। तीसरा था 30 साल का शकील जो त्रिपुरा का रहने वाला था और मकसूद के परिवार का दोस्त था। इन तीनों का इस कहानी के असली गुनाह से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने आए थे, अनजान इस बात से कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी पार्टी होगी। और फिर आती है इस कहानी की सबसे पहली विक्टिम, वो जिसका कत्ल छुपाने के लिए ये पूरा कत्लेआम रचा गया। उसका नाम था रफ़िका। 37 साल की रफ़िका निशा आलम की भतीजी थी। एक डाइवोर्सी जो अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी और फैक्ट्री के मज़दूरों के लिए खाना बनाने का काम करती थी। उसका होना इस कहानी की पहली वो कड़ी है जिसके टूटने से सब कुछ बिखर गया। ये 10 लोग, 10 अलग अलग ज़िंदगियाँ, 10 अलग अलग सपने, लेकिन इन सब की किस्मत एक ही शख्स के हाथों लिखी जानी थी। एक ऐसा शख्स जो उनका दुश्मन नहीं, उनका अपना था। एक दोस्त, एक साथी, एक प्रेमी। उसका नाम था संजय कुमार यादव। संजय कुमार यादव बिहार के दौलतपुर का रहने वाला 24 साल का एक नौजवान पिछले 6 साल से वरंगल में रह रहा था। वो भी मकसूद की तरह एक माइग्रेंट वर्कर था और उसी कम्युनिटी का हिस्सा। उसका मकसूद के परिवार से गहरा रिश्ता बन गया था, इतना गहरा कि वो उनके रिश्तेदार रफ़िका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। रफ़िका जो अपने 3 बच्चों की अकेली माँ थी, संजय से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ ऐसा देख लिया जिसने उसकी नींद उड़ा दी।
रफ़ीका ने नोटिस किया कि संजय की नज़रें अब उसकी जवान बेटी पर थी। वो अपनी बेटी के साथ भी नज़दीकियां बढ़ा रहा था। जब रफ़ीका ने संजय को इस बारे में कन्फ्रंट किया तो उसने साफ साफ धमकी दे दी, या तो वो उससे यानी रफ़ीका से फ़ौरन शादी करे, वरना वो पुलिस के पास जाकर उसकी करतूतें बता देगी। ये धमकी संजय के लिए डेथ वारंट थी। उसने रफ़ीका को रास्ते से हटाने का एक सोचा समझा प्लान बनाया। उसने शादी का झूठा वादा किया। 6 मार्च 2020 को वो रफ़ीका को इस बहाने से गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में बिठाकर ले गया कि वो वेस्ट बंगाल जाकर उसके परिवार से शादी की बात करेगा। सफ़र के दौरान जब ट्रेन आंध्र प्रदेश के निडाडावोलू के पास से गुजर रही थी, संजय ने रफ़ीका को नींद की गोलियां मिलाकर लस्सी पिला दी। जब रफ़ीका गहरी नींद में बेहोश हो गई तो संजय ने उसके ही दुपट्टे से उसका गला घोटा और उसकी लाश को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वो अकेले वारंगल लौट आया और मकसूद के परिवार से झूठ बोल दिया कि रफ़ीका वेस्ट बंगाल में अपने रिश्तेदारों के पास रुक गई है। एक कत्ल हो चुका था, एक राज दफन हो चुका था, लेकिन संजय नहीं जानता था कि ये एक शक की चिंगारी अभी भी सुलग रही थी। अगले 2 महीने तक जब रफ़ीका की कोई खबर नहीं आई तो उसकी आंटी निशा आलम का शक गहरा होता गया। वो बार बार संजय से सवाल करती, उसकी बातों में अब झिझक थी और आंखों में शक। आखिरकार निशा ने संजय को सीधी धमकी दे दी, अगर उसने रफ़ीका के बारे में सच नहीं बताया तो वो पुलिस में उसके मिसिंग होने की कंप्लेंट दर्ज करवा देगी। पुलिस का नाम सुनते ही संजय के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका पहला गुनाह, जिसे वो दफना चुका था, उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने फैसला किया कि इस शक की आग को बुझाने के लिए एक ही तरीका है, इस परिवार को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। एक सवाल को चुप कराने के लिए उसने 9 जिंदगियों को ख़त्म करने का प्लान बनाया। ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड कोल्ड ब्लडेड प्लान था। अगले 5 दिन तक संजय ने फैक्ट्री कंपाउंड की रीसीव की। उसने जगह चुनी, वही पुराना कुआं जो थोड़ा अलग था। फिर उसने मौका चुना, 20 मई की रात, जब मकसूद के परिवार में उसके पोते का बर्थडे मनाया जा रहा था। खुशी का माहौल, जश्न की रात। कत्ल के लिए इससे बेहतर पर्दा क्या हो सकता था। संजय ने मेडिकल शॉप से 60 नींद की गोलियां खरीदी। पार्टी में वो एक मेहमान की तरह शामिल हुआ। उसने सबसे बातें की, शायद मुस्कराया भी होगा, और फिर मौका देखकर उसने वो गोलियां खाने में, दाल में और कोल्ड ड्रिंक्स में मिला दी। मकसूद के पूरे परिवार ने और उन 3 मेहमानों ने, श्री राम, श्याम और शकील ने, वो जहरीला खाना खाया। धीरे धीरे एक एक करके सब गहरी नींद में समा गए। रात के 12:30 बजे से सुबह 5 बजे के बीच उस फैक्ट्री कंपाउंड में शैतान नाच रहा था। संजय ने एक एक बेहोश जिस्म को एक बोरी पर घसीटा। पहले मकसूद, फिर निशा, फिर उनके जवान बेटे, फिर उनकी बेटी और फिर वो 3 साल का मासूम बच्चा। एक एक करके उसने 9 जिंदगियों को उस कुएं में फेंक दिया। उसने ये कंफर्म किया कि सब डूबकर मर चुके हैं। फिर उसने सबके मोबाइल फ़ोन्स उठाए ताकि पुलिस उन्हें ट्रैक ना कर सके, और फिर चुपचाप अपने घर चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक शैतान ने अपना काम पूरा कर लिया था। एक परिवार जो 20 साल से एक शहर में अपनी किस्मत बना रहा था, एक ही रात में मिटा दिया गया। 3 बेगुनाह दोस्त जो बस एक पार्टी में आए थे, उनकी सांसें भी छीन ली गईं, और ये सब सिर्फ एक झूठ को, एक गुनाह को छुपाने के लिए। जब 21 और 22 मई को कुएं से 9 लाशें निकाली तो वारंगल पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देश में लॉकडाउन का माहौल था और माइग्रेंट वर्कर्स की परेशानी न्यूज़ में थी। इसीलिए इनिशियल इन्वेस्टिगेशन मास सुसाइड की ही थी। लेकिन वारंगल पुलिस कमिश्नर वी रविंदर ने इस केस को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने फ़ौरन क्लूज टीम, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को मौके पर बुलाया। इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट में आया। शुरुआत में लाशों पर कोई बड़े चोट के निशान नहीं मिले,
जिससे सुसाइड की थ्योरी को बल मिल रहा था। लेकिन जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने गहराई से जांच की तो उन्हें लाशों में रगड़ के घसीटने के निशान मिले। ये पहला ठोस सबूत था कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। लाशों को कुएं तक घसीट कर लाया गया था। इसके बाद जब फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई तो पूरी तस्वीर साफ हो गई। रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि सभी विक्टिम्स की बॉडी में नींद की गोलियों के अंश थे। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया कि उन्हें कुएं में फेंके जाने के वक्त वो जिंदा थे, लेकिन बेहोश थे। अब पुलिस को कातिल की तलाश थी। केस को सुलझाने के लिए 6 स्पेशल पुलिस टीम्स बनाई गई, जिन्होंने 72 घंटों के अंदर केस क्रैक करने का जिम्मा उठाया। जांच का दूसरा एंगल था डिजिटल एविडेंस। पुलिस ने सभी विक्टिम्स के मोबाइल फ़ोन का कॉल डेटा रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। जल्दी ही एक नंबर बार बार सामने आने लगा। ये नंबर था संजय कुमार यादव का। वो मकसूद के परिवार से लगातार कांटेक्ट में था। पुलिस ने उसे फ़ौरन पूछताछ के लिए उठा लिया। लेकिन सबसे बड़ा और ना झुटलाया जा सके वाला सबूत मिला सीसीटीवी फुटेज से। फैक्ट्री के आसपास लगे कैमरेज ने संजय की हर हरकत को कैद कर लिया था। फुटेज में साफ दिख रहा था कि संजय 20 मई की शाम 5:30 बजे विक्टिम्स के घर आता है और अगले दिन सुबह 6:30 बजे वहाँ से निकलता है। इसका मतलब वो पूरी रात जब ये कत्लेआम हुआ तब संजय क्राइम सीन पर ही मौजूद था। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज के चक्कर व्यू में संजय कुमार यादव पूरी तरह फंस चुका था। 25 मई को लाशें मिलने के सिर्फ 4 दिन बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इंटेरोगेशन में वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को सब कुछ बताया। कैसे उसने रफ़ीका से छुटकारा पाने के लिए उसे ट्रेन से फेंका, कैसे निशा की धमकियों से डर कर उसने पूरे परिवार को ख़त्म करने का प्लान बनाया, और कैसे उसने बर्थडे पार्टी की रात बेहोशी की हालत में 9 लोगों को एक एक करके मौत के कुएं में ढकेल दिया। लेकिन उसके गुनाह यहीं तक ख़त्म नहीं हुए। पूछताछ में एक और खौफनाक सच सामने आया। उसने कबूल किया कि वो अपनी लिव इन पार्टनर रफ़ीका की नाबालिग बेटी को कई बार रेप कर चुका था। इस खुलासे के बाद वारंगल पुलिस ने उसके खिलाफ मर्डर के अलावा पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत एक अलग केस भी दर्ज किया। ये केस वारंगल पुलिस की कामयाबी का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने ना सिर्फ पब्लिक प्रेशर में आकर जल्दी में कोई नतीजा निकाला, बल्कि मेथोडिकल तरीके से साइंटिफिक और डिजिटल एविडेंस इकट्ठा करके एक शातिर कातिल को, जो दोस्त के भेस में छुपा था, सिर्फ 4 दिन में बेनकाब कर दिया। एक बार जब कातिल पकड़ा गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया तो अब बारी थी अदालत की। वारंगल पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने ये सुनिश्चित किया कि इस केस में इंसाफ भी उतनी तेज़ी से हो जितनी तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन हुई थी। गिरफ्तारी के 8 दिन बाद ही पुलिस ने 485 पेज की एक मजबूत चार्जशीट वारंगल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर दी। इस चार्जशीट में 67 गवाहों के बयान, फॉरेंसिक की रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड जैसे ठोस सबूत शामिल थे। संजय कुमार यादव पर इंडियन पीनल कोड की 7 संगीन धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया। सेक्शन 302 कत्ल के लिए सज़ा, सेक्शन 328 जहर या नशीली चीज़ देकर चोट पहुंचाना, सेक्शन 364 कत्ल के इरादे से किडनैप करना, सेक्शन 449 मौत की सज़ा वाले अपराध के लिए घर में गैर कानूनी तरीके से घुसना, सेक्शन 380 घर में चोरी करना, विक्टिम्स के मोबाइल चुराने के लिए, सेक्शन 404 मृतक की संपत्ति की बेईमानी से इस्तेमाल, सेक्शन 201 सबूत मिटाना। ये सारी धाराएं मिलकर एक ऐसी कहानी बयान कर रही थी जिसमें अपराध की हर हद पार कर दी थी। केस की सुनवाई फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के जज के जया कुमार के सामने हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रायल को फास्ट ट्रैक किया गया।
ट्रायल 21 सितंबर 2020 को शुरू हुआ और सिर्फ 36 दिनों के रिकॉर्ड टाइम में पूरा कर लिया गया। 28 अक्टूबर 2020 वो दिन जब इंसाफ का तराजू झुका। जज के जया कुमार ने संजय कुमार यादव को सभी आरोपों में दोषी पाया। प्रोसिक्यूशन ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला बताते हुए कातिल के लिए मौत की सज़ा की मांग की। उन्होंने दलील दी कि जिस तरह से एक टॉडलर समेत 9 बेगुनाहों को पिछले गुनाह को छुपाने के लिए ठंडे दिमाग से मारा गया, वो समाज के लिए एक नासुर है और ऐसी दरिंदगी की सज़ा सिर्फ मौत हो सकती है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दलीलों से सहमत होते हुए संजय कुमार यादव को सज़ाए मौत यानी डेथ बाय हैंगिंग की सज़ा सुनाई। जैसे ही ये खबर कोर्ट के बाहर इंतज़ार कर रही भीड़ तक पहुंची, वहां जश्न का माहौल बन गया। लोगों ने वारंगल पुलिस और न्यायपालिका के फैसले का तालियां बजाकर स्वागत किया। सज़ा सुनाने जाने के बाद संजय कुमार यादव को वारंगल सेंट्रल प्रिजन में भेज दिया गया, जहां वो आज भी बंद है। कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार है, लेकिन 2020 के बाद से इस केस में उसकी अपील का क्या स्टेटस है, इस पर कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन इस स्पेसिफिक केस की अपील पर कोई अपडेट नहीं मिला। इसलिए आज की तारीख में वो वारंगल जेल में अपनी मौत की सज़ा का इंतज़ार कर रहा है। ये कहानी हमें बताती है कि इंसान के अंदर छुपी हैवानियत किस हद तक जा सकती है। एक हंसता खेलता परिवार जो बेहतर कल के सपने देख रहा था, एक दोस्त के भेस में छुपा हुआ शैतान, उसकी वजह से एक ही रात में सब तबाह हो गया। ये केस एक याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, हमारे बीच से ही आता है। We will meet you in the next video with another story. Until then, take care, stay alert. Jai Hind.